खास मेहमान हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं वो है इस समय संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू लेक्स जी फॉर हैविंग मी हियर। संतोष सर, आज हम क्या खास डिस्कस करने जा रहे हैं? देखिए, आज जो खास है वो होगा ई मुद्रा का आईपीओ। हम उस पर डिस्कशन करेंगे, कंपनी करती क्या है, किस तरह से फाइनेंशियल्स हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव क्षेत्र में है, बहुत कम लोग कॉम्पिटिटर हैं इसके। इन तमाम चीजों में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, ई मुद्रा का आईपीओ आ रहा है, उस पे क्या खास जानकारी और सारी चीजें एक एक करके समझ लेते हैं संतोष सर से। सर, क्या खास बात है पहले तो ई मुद्रा के आईपीओ में? देखिए, ई मुद्रा का जो आईपीओ है उसमें सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में है ये कंपनी कार्यरत है, तो वो जो क्षेत्र है उनका कह लें कि ई ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जैसे हम कहते हैं कि फिजिकली जो चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको कह लें कि ई कर दें, मतलब उसको सारी चीजें डिजिटल बना दें। उसमें ये कंपनी काफी सहायक होती है, ये कंपनी काम करती है। और उसके बाद ई सिग्नेचर है, जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उस पे काम करती है। जो ब्राउजर्स में हम काम करते हैं, जैसे कि हम किसी भी गूगल में जाकर कुछ भी सर्च करते हैं, किसी के सर्वर को सर्च करते हैं, तो वहां से जो डेटा आपके ब्राउजर तक आता है और रिवर्स जो डेटा होते हैं उसमें सारी इंक्रिप्शन का काम ये कंपनी करती है। तो सबसे बड़ी चीज प्रॉफिटेबल है कंपनी। जी, ठीक है। तो सर, संतोष सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। सर, कितनी प्रॉफिटेबल है ये कंपनी? देखिए, प्रॉफिटेबल के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखें कि 30 करोड़ रुपए 9 महीने में उन्होंने कमाए हैं। तो ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि लास्ट ईयर पूरे साल में तकरीबन 25 करोड़ कमाया था। 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ और 2019 के फाइनेंशियल ईयर में 17 करोड़ की कमाई कंपनी ने की थी। और इन 2019 से लेकर 2021 तक जब आईपीओ आ रहे हैं उसके तब तक कंपनी ने अपना कोई भी शेयर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी चीज हुई ना सर, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारी लिस्टिंग वाली कंपनीज की देखी है जो कहीं ना कहीं आईटी से जुड़ी हुई कंपनीज से आता है, स्टार्टअप सेक्टर से आती हैं, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थी, नुकसान में थी, और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ वो भी हमने देखा बाजार में। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन हुआ कि अगर हम इस तरीके की एक कंपनी लिस्ट हो रही है, आईपीओ ला रही है जो कि प्रॉफिट में है, तो ये एक अच्छा उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है सर। डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी का जो रिजर्वेशन अगर देखेंगे, कॉर्पोरेट हुई थी 3i इन्फोटेक बोल के कंपनी थी पहले, आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडियरी हुआ करती थी, तो उसके रूप में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। और उनका काम जो है वो पूरा ऑनलाइन करने का पूरा विचार था। उसके बाद कंपनी एक प्राइवेट हैंड में जाती है, उसके बाद एक बड़ा होता है। तो पेडिग्री काफी अच्छी है और लोग बिजनेस को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से बिजनेस काफी अट्रैक्टिव है। और सबसे पहली चीज हम जब मार्केट में देखते हैं कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है मार्केट में, और उनके जो जो कंपटीशन स्पेस है, वो कंपटीशन बहुत कम है इनको एक्टिव्स इन इंडिया। तो वो जिसके कारण इनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है, 38% के आसपास है। तो एक लायंस पाई है मार्केट में, और कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये तो बहुत अहम चीजें हैं कंपनी के लिए। ठीक है सर, एक थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए इसके फाइनेंशियल्स पे, और उसके बाद फिर हमें ये भी बता दीजिए कि कंपनी करती क्या है असल में, क्योंकि अभी भी ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके की कंपनी है। और फाइनेंशियल्स की जहां तक बात करें तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें 2019 में कंपनी का 101 करोड़ रहता है, और जो कि 9 महीने का जो फाइनेंशियल हमारे पास है अभी 2021 दिसंबर तक के क्वार्टर में, तो वहां पर कंपनी 137 करोड़ रुपीस कंपनी रेवेन्यू में कर चुकी है। बेटा की अगर बात करें तो लास्ट ईयर बेटा कंपनी का 40 करोड़ था, इस साल कंपनी का 50 करोड़ का बेटा है, इस साल नहीं 9 महीने का केवल। तो काफी क्वांटम जंप है अगर देखें वहां पर। नेट प्रॉफिट सिमिलरली अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 25 करोड़ है और इस 9 महीने में केवल 30 करोड़ है। तो एक क्वांटम लीप हमको आते हुए दिख रहा है। और दूसरी चीज, कंपनी जितना पैसा लगाई है एज एन इक्विटी होल्डर के कह रहे हैं, तो वहां पर जो रिटर्न आ रहे हैं 9 महीने में वो तकरीबन 22% के करीब है, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये बढ़िया फाइनेंशियल्स हैं।
और आप कह रहे थे सर कि बहुत हद तक कंपनी के मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, इनका कोई कॉम्पिटिटर भी है और बिजनेस क्या है, एग्जैक्ट बिजनेस करते क्या है? हम अगर इनको कंपेयर करने की कोशिश करें तो कौन सी कंपनी या कुछ ऐसी मिलती जुलती कंपनीज होंगी जो इसी तरीके के बिजनेस में होंगी? देखिए, अगर पूरी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लिस्टेड स्पेस में कोई कंपनी हो जिसके साथ हम इनके डेटा को कंपेयर कर सकें। तो उस तरह से ये एक निश कंपनी, निश सेगमेंट है कह लें, क्योंकि इसका नो हाउ बहुत कम लोगों को है। कंपनी बेसिकली अगर देखें तो एक सर्टिफाइड अथॉरिटी के रूप में काम करती है, क्योंकि मार्केट से 38% है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कह लें कि कंपनी के तौर पे अगर आप अपना कोई भी चीज फाइलिंग करते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं या एनसीए पे फाइलिंग करते हैं, तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीज ऑथेंटिकेट करती है क्या चीज है, तो वो अथॉरिटी के पास है कि ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो लोग इस पे फाइल कर रहे हैं वो जो है वाजिब वही लोग हैं। तो ये इनका काम है और इनका जो प्रेजेंस है तो बेसिकली अगर कहेंगे कि 3 सेगमेंट हैं बिजनेस के, तो डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज है और डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी सर्वर से लेकर और आपके ब्राउजर तक, जैसे हम किसी भी बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और अपने बैंक अकाउंट को यूज करते हैं, तो हम उनके सर्वर में जाकर अपने ब्राउजर से सर्वर तक जाते हैं, एक पासवर्ड देते हैं, यूजर आईडी देते हैं, उन सारी चीज को एन्क्रिप्ट करता है और उनके सर्वर तक ले जाता है, फिर सर्वर से डेटा आपके ब्राउजर तक आता है। तो ये जो बोथ वे कम्युनिकेशन है, इसमें जो डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, और उसके बाद पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो कोविड आ गया है, इसमें काफी चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है, इवन आधार से लेकर आपने पैन कार्ड या फिर ई इनवॉइसिंग की बात कर लें, जीएसटी फाइलिंग की बात कर लें, इनकम टैक्स फाइलिंग की बात कर लें, सारी चीजें डिजिटाइज हो रही है। तो वो एक काफी बड़ा वर्टिकल है। जो एसएसएल है इसमें एक जैसा मैं बता रहा था कि ब्राउजर टू सर्वर जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, या थोड़ा एडवांस वर्जन उसका है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें कंपनी काम कर रही है। और काफी अच्छा एक रिच सेगमेंट है इनका, कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं है इनको, बड़ा लाइंस पाई इन्होंने रखा है। इनके जो क्लाइंट्स हैं अगर कह लें कि उसमें 25-20 जो है बड़े पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनके, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफी संबंध है इनके। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिहाज से लगता है कि वहां से रहेगी, और इसमें ग्रोथ काफी है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि सेक्टर ग्रोथ क्या होगी। तो आने वाले दिनों में मैं इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ रहा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, वहां पर कंपनी बता रही है कि जो ग्रोथ होगा सेक्टर का, मतलब इसमें सिल्वियन का एक रिपोर्ट था, मैं देख रहा था, वो बता रहा है कि तकरीबन 20 से 30% का ग्रोथ 2026 तक पे होगा। तो वो एक अच्छी चीज है कि ग्रोथ भी है आने वाले दिनों में और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है। एक संतोष सर, वैसे भी हमने जो देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, कोविड के बाद से, कोविड के अंदर में जो हम देख रहे हैं, एक बड़ा शिफ्ट है टुवर्ड्स ऑनलाइन, डिजिटल और रिमोट सारी चीजों का, कि काम, बिजनेसेस, ट्रांसफर्स, पेमेंट और बहुत सारी चीजें उसके अंदर में। तो वहां पे एक सेफ्टी सिक्योरिटी का मेजर, डिजिटल सिग्नेचर और उस तरीके की चीजें, उसमें कंपनी एक अच्छी तेजी के साथ में, मतलब उसमें बड़ा काम कर रही है। और दूसरी चीज जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से वो ओटीपी जैसी चीज, अगर मैं सरल उसमें हो सकता है ओटीपी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो जो पेमेंट ट्रांसफर में जो सेफ्टी सिक्योरिटी और वाली चीजें, एसएसएल जहां तक होता है, वो वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट पर उस वेबसाइट के अंदर के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो इतनी सेफ वेबसाइट होनी चाहिए कि आप पेमेंट उसके अंदर में जब आप कर रहे हैं तो आपका डेटा जो है, यानी कि आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें वो लीक नहीं हो रही है। तो वो सारी चीजें एसएसएल के थ्रू होती हैं। तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं, और सर लॉन्ग टर्म में तो निश्चित रूप से ये ग्रो करेंगे। तो जो आगे का भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, इंडिया जैसी कंट्री है, अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी भी फिजिकली करते हैं, और बहुत सारे तबके हैं, मतलब हमारे आबादी का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है। लेकिन आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है जनता के बीच में काफी ज्यादा होगा, और आम लोग को भी अपने जैसे मोबाइल से कह रहे हैं बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे। उन सारी चीजों पर अगर होती हैं तो ये आता है जा रहे हैं कि एक अच्छा 20 से 30% से ग्रोथ होगी, और चूंकि लायंस पाई है तो ये कंपनी उस ग्रोथ में
अच्छी भागीदारी हो सकती है इस कंपनी। निश्चित रूप से, क्योंकि वहां तक मोबाइल फोन पहुंचा हुआ है, लोग व्हाट्सएप और सारी चीजें यूज कर रहे हैं, बट फोन के अंदर से अभी पेमेंट बहुत सारे लोग नहीं यूज कर रहे हैं रूरल बेल्ट में और उस तरीके के बहुत जगह। या बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ जो सीनियर्स हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसके थ्रू पेमेंट करने में, फोन के थ्रू, तो वो उससे अभी दूर है। लेकिन शायद धीरे धीरे वो बन रहा है, वो सिनेरियो आ रहा है। सर, इनका जियोग्राफिकली बिजनेस एरिया कैसा डिवाइडेड है, कुछ है जानकारी? देखिए, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो इंडिया में तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनको यूरोपियन यूनियन से भी परमिशन मिली हुई है, साथ साथ इनको यूएस में भी है, इनके देश और विदेशों से परमिशन आते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ही सिक्योर माध्यम होता है, इसमें जो सर्टिफिकेशंस इशू किए जाते हैं या इनको एक मेंबर बनाया जाता है किसी भी कंट्री में, उसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और उनके पास यूएस और यूरोपियन नेशंस में काम करने की परमिशंस बाय रेगुलेटर्स हैं इनके पास। ठीक है संतोष सर, ये जो पैसे रेज कर रहे हैं आईपीओ के माध्यम से, इसको कहाँ खर्च करने वाले हैं? देखिए, अगर हम खर्च इनकी पूरी बैलेंस शीट को मैं देख रहा था तो इनमें 44 करीब 45 करोड़ आप समझ लीजिए कि डेट है कंपनी की, बहुत ही लाइटर एसेट मॉडल है। और उस लाइटर एसेट मॉडल में 161 करोड़ रुपीस अगर आप देखें तो कंपनी इसमें अगर इशू को हम अगर बांट ले देखें कितने का इशू है, तो 413 करोड़ रुपए अगर अपर बैंड में इशू होता है तो 413 करोड़ रुपए टोटल कंपनी देगी। 413 करोड़ में 161 करोड़ रुपए कंपनी के पास जा रहे हैं, तकरीबन 250 करोड़ रुपए करीब जो है कंपनी करके उनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स इनके निकलेंगे, तो उनके पास 250 करोड़ और 160 करोड़ कंपनी के पास जा रहे हैं। और कंपनी जो 160-161 करोड़ का क्या करेगी, तो सबसे पहली चीज जो 45 करोड़ का डेट है कंपनी, वो कंपनी रीपे करने की बात कर रही है, 35 करोड़ रुपए रीपे करेगी। और उसके बाद इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म जो लेवरिंग है तकरीबन 22 करोड़ रुपए है, तो वो भी जो है उसमें रिक्वायरमेंट होगा। बिजनेस बढ़ेगा तो इनको उनकी पेमेंट डिले होते हैं तो तुरंत पैसा लगाना पड़ता है कंपनी को, उसमें 40 करोड़ कंपनी निवेश करेगी। और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ये डिजिटली सारी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए 46 करोड़ रुपए है। और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी, उसमें 15 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करेगी। और ई मुद्रा आईएनसी ने जो डेवलपमेंट के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, अदर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी 15 करोड़ रुपए डालेगी। और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं उसमें पैसा डालेगी और पूरे आईपीओ का खर्च भी वहन करेगी। जी संतोष जी, मैं इनका जो प्रमोटर हैं, जो मेन इसके जो लीडरशिप है, वेंकटरमन श्रीनिवासन जी, उनको कहीं सुन रहा था और वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें मजबूरी में ये अमाउंट 400 करोड़, क्योंकि वो जो उसकी जो वो है मिनिमम वाली सेबी की, उस तरीके का उस ब्रैकेट में आने के लिए, और उसके लिए उन्होंने 400 करोड़ का वो निकाला है, और इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने जो प्रमोटर्स को अपने शेयर्स निकालने पड़ रहे हैं। अदरवाइज उनका कहीं कोई मंशा नहीं थी कहीं पे भी बाहर निकालने की। उनको जो पैसा चाहिए था वो कम चाहिए था, जिसमें कि ये 44-45 करोड़ रुपए जो उन्हें डेब्ट खत्म करना है वो वाला है, और फिर 100-150 करोड़ का रिक्वायरमेंट थी एक्सपेंशन के लिए। तो वो सारी चीजें ही चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो वो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बताता है सर कि प्रमोटर निकालना नहीं चाहते हैं अपनी कंपनी से, कहीं पे भी पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, अपना शेयर्स नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूरी में दे रहे हैं। तो इससे भी तो एक कॉन्फिडेंस आता है सर कि उस बिजनेस के अंदर में कितना एक कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि स्किल इन द गेम, वो डेफिनेटली रहना चाहिए। अगर आपकी प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ देखें तो 68% की करीब थी, वो पोस्ट आईपीओ 52% हो जाएगी क्योंकि थोड़ा डाइल्यूशंस है और कुछ प्रमोटर शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी को वैल्यू करना होगा। कंपनी हमेशा चाहती है कि ये जो है कैपिटल है वो सस्ते मिले, और उस सस्ते के लिए आपको वैल्यूएशंस करना पड़ेगा, वैल्यूएशंस के लिए आपको मार्केट में आने पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये जैसा आप बता रहे हो जिन्हों की प्रमोटर्स उसमें बेच रहे हो, लेकिन प्रमोटर पेडिग्री अच्छी है, प्रमोटर का देखने की बैकग्राउंड काफी क्लीन है उस लिहाज से। जी, पेडिग्री तो बहुत अच्छी है सर, एकदम बेदाग प्रमोटर है। और उनका खुद का मैं प्रोफाइल देख रहा था तो सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस सब कुछ है, उस जमाने के हैं, मतलब
हमारे पैदा होने से पहले के जमाने के कह लीजिए कि 78 और 79 और 76 और 75 में उन्होंने ये सारी चीजें कर रखी थी, और उसके बाद वो आईटी सेक्टर में उस समय जब आईटी की शुरुआत हुई है तब से वो उसके अंदर में, तो दोनों चीजें कहीं सब थोड़ा बहुत मिलता जुलता बिजनेस ओवरलैपिंग में समझो तो सीडीएसएल से मिला सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। सीडीएसएल और कैम्स की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत है, बट लेकिन हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप है, बहुत ही कम है। जैसे कि आप अगर कहेंगे तो इस तरह से एडोबी भी है, एडोबी जैसे कि जिसका पीडीएफ देखते हैं वो सारी चीजों को डिजिटाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग है, बट कंपेयर। लेकिन अपने आप में ये सिंगल कंपनी होगी इस तरीके की उस सेक्टर की जो कि लिस्ट होने जा रही, जो बाजार में आ रही है। संतोष सर, मुद्दे की बात, वैल्यूएशन कैसा दिख रहा है? क्योंकि पीछे हमने जितनी बार वैल्यूएशंस देखे हैं, बाकी जो लिस्टिंग्स आई हैं, आईपीओज आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस के चलते ही शायद उसके बाद बहुत परेशानी और बहुत खराब हाल देखने को मिले हैं जितने भी न्यू एज या आईटी से जुड़े हुए बिजनेसेस आए हैं। इसके वैल्यूएशन कैसा है, और उससे एक आइडिया लगेगा फिर ओवरऑल। देखिए, वैल्यूएशन पे पहुंचे उससे पहले थोड़ी बातें करते हैं। पहले बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस में 38% अभी आज के दिन में उनका मार्केट शेयर है, जो कि प्रीवियसली अगर लास्ट ईयर से 2% के करीब बढ़ गया है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि कितना एक्सपेंशन हो सकता है आने वाले दिनों में, सेक्टर की ग्रोथ क्या है। तो पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो तकरीबन 20 से 30% कैगार पे होगी 2026 तक। तो एक मतलब एक क्वांटम जंप वहां भी हो सकता है, प्लस इंक्रीजिंग मार्केट पाई है। तो मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है अभी तक अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो है वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 38% के करीब रही है, और 9 महीने में केवल कंपनी 20% का ग्रोथ कर चुकी है। मतलब अगर सेक्टर ग्रोथ कर रहा है उससे ज्यादा कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब है डेफिनेटली कि वो मार्केट जो है शेयर गेन करती जाएगी। दूसरा चीज अगर देखें तो कंपनी क्या कर रही है, कितने पैसे ला रही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर हम 9 महीने का ईपीएस देखें तो जिसमें कि 4.36 रुपए का ईपीएस है लास्ट मंथ पे, इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं हम कि लेट्स से कि यही रहता है, और 5.81 रुपए पूरे साल का बना सकती है कंपनी। इसमें ग्रोथ को हमने फैक्टर नहीं किया है, इसलिए भी कि डाइल्यूशन हो रहे हैं तकरीबन 10% के करीब, और उसके बाद कंपनी का जो ग्रोथ है उसको मैंने हटा दिया है, दोनों को इक्वेट करके निकाल दिया है। तो भी हम समझते हैं कि 5.82 का ईपीएस कंपनी पोस्ट करेगी। अब प्राइस बैंड जो कंपनी का है वो 256 रुपए का है। अगर अपर बैंड पे हम देखें उसके लिहाज से जो इनका पी रेशियो होता है वो 44 का है। 44 का पी मतलब अब सस्ता नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्रोथ अगर देखें कंपनी लास्ट ईयर से ही 38% की ग्रोथ की है, मतलब 44 का पी मतलब है हो गया कि हम उनको जो वैल्यूएशन दे रहे हैं वो मल्टीपल दे रहे हैं 44 का, और कंपनी ग्रोथ कर रही है 38 पे। बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो कि हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, उनको हम देखेंगे तो 70 के 80 के पी दे रहे थे उनको, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं पी, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। उनके ग्रोथ रेट एक्चुअल में देखेंगे 20-22%, 25% की ग्रोथ है। उस लिहाज से अगर कंपनी लगता है कि ग्रोथ के लिहाज से जो 44 का पी इनको दे रखा गया है, एक तरह से मान लें, क्योंकि ये मार्केट जो मार्केट में हम आज खड़े हैं, और अगर 6 महीने पहले बात करते तो ये सस्ता लगता है, हम जहाँ खड़े हैं लग रहा है कि ये पूरी प्राइस करके मार्केट में दिया है। लेकिन क्योंकि ग्रोथ है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैजेक्टरी पे ग्रोथ हो रही है, तो अगर हम इसके 2 साल या 3 साल बाद के पी को निकाल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा रूम हेडरूम मिल सकता है। तो ऑन ए सेफर साइड मैं कहूंगा कि अगर आपको लिस्टिंग के बाद भी नीचे मिल जाए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपनी एक निश सेगमेंट में है, और ये कंपनी आने वाले दिनों में विजिबिलिटी दिखती है कि बिजनेस रहेगा। अगर आप ऐसे भी सोचें क्या ये बिजनेस टिकने वाला है, पेटीएम के बिजनेस को देखें, जोमेटो को बिजनेस को देखें, और दूसरे को किसी भी बिजनेस को देखें, और बिजनेस में कहने की कोई भी आ सकता है क्या कंपटीशन में, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नो हाउ करना। जोमेटो को बिजनेस को अलेक्स जी अगर आपके पास भी पैसा हो तो आप भी कर लो, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, पैसे की बात है केवल। लेकिन जहाँ पर टेक्निकल नो हाउ है वहां पर कहने पेनिट्रेशन या लोगों में आना थोड़ा कम हो जाता है, वैसे ही सेगमेंट में है। वैल्यूएशन थोड़े से प्राइसी मुझे लग रहे हैं एट द करंट मार्केट प्राइस, सस्ता मिले बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। ठीक है, मैं जितना समझ रहा हूँ संतोष सर ये कह रहे हैं कि एक हल्का सा प्रीमियम वो ले रहे हैं,
लेकिन वो जो प्रीमियम है वो इस बात का शायद हो सकता है क्योंकि वो जिस बिजनेस में है, एक तो करीब करीब मोनोपोली है और मोनोपोली के साथ में लीड बहुत बड़ी है, तो टेक्निकल नो हाउ से लेकर के बहुत सारी और चीजें जो कि करनी होती हैं, बहुत सालों का बिल्डअप होता है, तब जाकर के आप ये कंपनी, इस तरीके की कंपनी खड़ी कर पाते हैं। तो कंपटीशन नया भी आने का स्कोप इतना आसान नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, तो जोमेटो, स्विगी और उस तरीके के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही इजीली, मतलब अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप कल एक नया ब्रांड उसी तरीके का लॉन्च करके और उसी तरीके की चीजों को कर सकते हैं। इजी है कंपैरेटिवली, 3 महीने 6 महीने में शायद आप उसी बराबर में ला करके खड़ा कर देंगे अगर आप बड़े पैसे के साथ में आते हैं। उबर को कॉपी करके कह लीजिए ओला कर दिया गया, अगर मैं ये कह सकूं तो, या उस तरीके के बहुत सारे आपको सिमिलर बिजनेसेस दिख जाएंगे। लेकिन ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतनी जल्दी आप कॉपी पेस्ट करके खड़ा कर दें, तो वो जल्दी नहीं हो पाएगा। उसको इतना बड़ा करने के लिए, उसकी इतनी रेपुटेशन गेन करने के लिए लंबा समय लगेगा। तो वो सारी चीजों का कहीं एज प्रीमियम में इसमें ऐड है, इसलिए शायद लिस्टिंग गेन नहीं आएगा। और लेकिन अगर 2 साल का समय देते हैं, 3 साल का समय देते हैं, तो अच्छा फायदा मिल सकता है। यही कह रहे हैं संतोष सर? बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी जानकारी संतोष सर जी की तरफ से जो बता रहे थे कि किस तरीके से ई मुद्रा के आईपीओ में। तो सर मैं लिस्टिंग गेन के लिए नहीं भरूं, और लिस्टिंग के बाद में अगर मुझे और डिस्काउंट में मिलता है, कहीं मौका मिलता है, तो मैं ले करके और इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख दूं। और ये मेरे पोर्टफोलियो का एक और डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्योंकि एक और एलिमेंट और एक और सेक्टर कवर कर पाऊंगा मैं अपने पोर्टफोलियो में। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। पोर्टफोलियो में इसको थोड़ी जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही बिजनेस में पैसे लगाएं जहां पर भी ग्रोथ हो और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, तो आपको जो है ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट मिलेगा। लास्ट बार हम जब बात कर रहे थे तो उसमें एबेकस फंड ने इन्वेस्ट किया था, मैंने आपको बताया था। इसमें भी अगर एंकर इन्वेस्टर्स की देखें तो मोतीलाल ओसवाल और सुनील सिंघानिया जो एबेकस फंड है, उन्होंने इसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में इनका भी नाम देखा जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया इन्वेस्टर्स हैं, बढ़िया बिजनेस मॉडल है, बिजनेस अपने आप में और सेगमेंट और वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं एक लीड है, मार्जिन है, जो कि उसका फायदा उठा सकते हैं। प्लस डाइवर्सिफिकेशन वो कंपनी भी बहुत अच्छे से कर रही है, तो वो भी एक हेजिंग है कि खाली इंडिया पे फोकस नहीं है। इसके अलावा वो जो नया पैसा जो रेज कर रहे हैं, उससे नए डेटा सेंटर्स, जो सर्वर्स और डेटा के लिए जो रूम्स, और वो जो रिक्वायरमेंट भी है, कहीं ना कहीं सरकारी रिक्वायरमेंट है, जैसे भारत कह रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है कि आपको डेटा रखना है तो यहीं के सर्वर पे रखना पड़ेगा इंडिया में, वैसे ही यूएस और यूरोप भी यही कह रहे हैं। तो वहां पे वो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उसके लिए फंड यहाँ से जो निकलेगा आईपीओ से उसमें लगाएंगे। थोड़ा सा डेट है 44-44.5 करोड़ का, उसको निपटाएंगे, तो डेट फ्री भी हो जाएगी कंपनी, एक्सपेंशन भी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन और अच्छे से हो जाएगा और उस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। करेंसी वाला भी जो एडवांटेज या हेजिंग है कि वो भी कहीं ना कहीं वो भी फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए, और ई मुद्रा पे पूरा डिटेल डिस्कशन करने के लिए कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलेक्स जी, थैंक यू। ये थे संतोष सिंह जी, बता रहे थे ई मुद्रा के आईपीओ में क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर करना है तो क्यों करना है। सारे रीजन, सारी डिटेल्स, सारे डेटा आपके सामने।